हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस अड्डा पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकानो संधि के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकानो की संधि। वर्साई की संधि के बाद फ्रांस सुरक्षा की खोज में लगा हुआ था। इसी के संदर्भ में जर्मन विदेश मंत्री गुस्टाव स्ट्रीसमान, फ्रेंच विदेश मंत्री ब्रिया तथा ब्रिटिश विदेश मंत्री चेम्बरलेन के पारस्परिक सहयोग से स्विट्जरलैंड में लोकानो नामक स्थान पर 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1925 ईस्वी तक एक समझौता हुआ। अतः इसे लोकानो नामक समझौता कहा जाता है। लोकानो सम्मेलन में फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और बेल्जियम इन 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये समझौता कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के लोकानो नामक स्थान पर हुआ था, जो कि 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1925 ईस्वी तक चला। इसी कारण इसे लोकानो की संधि कहते हैं। लोकानो नामक स्थान पर यह संधि हुआ था, इसीलिए इसे लोकानो की संधि कहते हैं। इस संधि में 7 देशों ने भाग लिया, जो थे फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड और बेल्जियम। इन्हीं 7 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा यह लोकानो नामक सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर था जब जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य यूरोपीय देशों के समान समानता का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन में इतने अधिक स्नेह और सौहार्द का वातावरण था कि इसे पुरानी कटुता और शत्रुता का अंत करने वाली लोकानो भावना कहा जाने लगा। चेम्बरलेन जब इंग्लैंड लौटे तो उन्होंने लोकानो समझौते के संबंध में कहा कि लोकानो युद्ध एवं शांति के बीच एक वास्तविक विभाजक रेखा है। अब हम लोग देखेंगे लोकानो समझौते के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में। तो लोकानो समझौता कठिन कार्य था और इसके मार्ग में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आई थी, जिसमें पहला था जर्मनी के लिए राष्ट्रसंघ की सदस्यता। जर्मनी ने यह शर्त रखी कि उसे बिना शर्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाए। इस पर निश्चय किया गया कि इन संधियों के हो जाने पर जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाएगा। दूसरी बाधा थी जर्मनी द्वारा पूर्वी सीमाओं को गारंटी देने से इनकार। एक कठिनाई यह थी कि जर्मनी पश्चिम में फ्रांस और बेल्जियम सीमांत की ओर राइन प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार था, किंतु पूर्व में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा का वचन देने को तैयार न था। दूसरी समस्या क्या थी? जर्मनी जो था वो अपने पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं को गारंटी देने के लिए तैयार था, लेकिन अपने पूर्व में स्थित देशों चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की सीमाओं को गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था। और तीसरी बाधाएं क्या थी? जर्मनी की रूसी सैनिक विरोधी सैनिक कार्रवाई से मुक्ति। इसका अर्थ यह है कि निशस्त्र राष्ट्र होने के कारण जर्मनी से यह आशा नहीं रखी जाएगी कि वह संघ द्वारा समर्थित किसी रूस विरोधी सैनिक कार्रवाई में भाग लें। इसका अर्थ है कि राष्ट्रसंघ यदि रूस के विरुद्ध कोई भी सैनिक कार्रवाई करती है तो उसमें जर्मनी से यह आशा नहीं रखी जाएगी कि वो भी रूस के विरुद्ध में सैनिक कार्रवाई में भाग ले। अब लोकानो संधि के कौन कौन से प्रावधान थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लोकानो में 7 राष्ट्रों द्वारा 7 संधियां की
की गई, जो कि निम्न है। कौन कौन सी संधियाँ की गई? पहला था पारस्परिक गारंटी की संधि। पहली और सबसे मुख्य संधि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम के बीच पारस्परिक गारंटी की संधि थी। इसमें इन सब राष्ट्रों ने इस बात की गारंटी दी थी कि वे वर्साई की संधि के द्वारा निश्चित की गई जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने का तथा राइन प्रदेश के विसैनिकरण का वचन देते हैं। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस ने यह समझौता किया कि वे एक दूसरे पर 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त न तो कभी आक्रमण करेंगे और न ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे वह 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी जिसके अतिरिक्त ये राष्ट्र एक दूसरे पे कभी भी युद्ध नहीं छेड़ेंगे। तो पहली अवस्था थी न्यायपूर्ण आत्मरक्षा, दूसरी थी विसैनिकरण की अवस्था का ज्वलंत उदाहरण और तीसरा था राष्ट्र संघ द्वारा आदिष्ट सैनिक कार्यवाही। यानी कि इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर किसी भी सूरत में ये बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे। इन राष्ट्रों ने अपने बीच उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के विवादों को शांतिपूर्वक उपायों से हल करने तथा संधि का उल्लंघन होने में कोई संदेह हो तो इसका निर्णय संघ के काउंसिल को सौंपा जाए। यह संधि जर्मनी के राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर लागू होगी। इसका अर्थ है कि यदि इन लोगों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय काउंसिल को सौंपा जाएगा। यह संधि जर्मनी के राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर लागू होगा। और दूसरी थी मध्यस्थता संधि, जिसमें 4 संधियां की गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहला था पारस्परिक गारंटी की संधि, जिसमें 1 संधि की गई, और दूसरा है मध्यस्थता संधि, जिसमें 4 संधियां की गई, जो जर्मनी के साथ बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया द्वारा अलग अलग रूप से की गई थी। यह जो 4 संधियां थी, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया द्वारा पृथक पृथक रूप से बारी बारी से जर्मनी के साथ की गई थी। इन संधियों द्वारा यह निश्चित किया गया कि जर्मनी और संधिकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय किसी मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा अथवा इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। यह व्यवस्था केवल संधि से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में की गई थी। यानी कि जो मध्यस्थता संधि थी, यह इसमें 4 संधियां की गई थी। किनके किनके द्वारा? बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया द्वारा बारी बारी से जर्मनी के साथ की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर इन संधिकर्ता देशों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। अब लास्ट है गारंटी की संधि, जिसमें 2 संधियां की गई थी। पहले पारस्परिक संधि में एक संधि की गई थी, मध्यस्थता संधि में 4 संधियां की गई थी, 4 1 5 हो गया, और लास्ट है गारंटी संधि, जिसमें 2 संधियां की गई थी। अब टोटल संधियां हो गई 7 संधियां हो गई, 7 देशों द्वारा 7 संधियां की गई। गारंटी संधि में क्या था? अंतिम दोनों गारंटी संधियां एक ओर फ्रांस तथा दूसरी ओर पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ थी। इसमें 2 संधियां की गई, जिसमें एक तो फ्रांस और दूसरी ओर पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ की गई। इसमें यह व्यवस्था था कि यदि लोकार्नो समझौते का पालन नहीं होता और बिना उत्तेजना के युद्ध छिड़ जाता है तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। यानी कि अगर लोकार्नो की जो भी समझौता हुआ था लोकार्नो की संधि में, अगर उसका पालन नहीं होता है और युद्ध छिड़ जाती है तो फ्रांस और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया
इस राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। और देखेंगे लोकार्नो संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। लोकार्नो में तैयार किए गए उपर्युक्त सातों संधियों के समझौते पर 1 सितंबर 1925 को संबंधित देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कि जो समझौता हुआ था उस स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक स्थान पे उस पे 1 सितंबर 1925 ईस्वी को ही सभी प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था। और यह 14 सितंबर 1926 और 14 सितंबर 1926 यह समझौता लागू हुआ। यानी कि 1 सितंबर 1925 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया और यह 14 सितंबर 1926 से लागू हो गया। अब हम लोग देखेंगे लोकार्नो समझौते के क्या परिणाम निकले। लोकार्नो समझौते के परिणाम के बारे में देखेंगे। लोकार्नो समझौते के निम्नलिखित परिणाम निकले। पहला था फ्रांस व जर्मनी के मध्य शत्रुता की समाप्ति। पहला यह परिणाम था कि इसने फ्रांस और जर्मनी के मध्य अस्थायी शत्रुता और वैमनस्य के मूल आधार को नष्ट किया। इसने दोनों देशों में सौहार्द बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया। दूसरा था लोकार्नो समझौते के आधार पर राष्ट्रों की सहमति। लोकार्नो समझौते राष्ट्रों की इच्छा और सहमति के आधार पर संपन्न हुआ। और तीसरा परिणाम क्या है? राष्ट्रसंघ की शक्ति में वृद्धि। इस सम्मेलन में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई। इससे राष्ट्रसंघ की शक्ति में वृद्धि हो गई। फिर अगला परिणाम है सामंजस्यपूर्ण मार्ग की खोज। लोकार्नो समझौता युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस की सुरक्षा की आवश्यकताओं और वर्साय संधि के संशोधन की जर्मनी मामलों के बीच संतुलन स्थापित किया गया। यानी लोकार्नो समझौता युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस और जर्मनी के बीच यह संतुलन के लिए स्थापित किया गया समझौता था। फिर है प्रतिशोध नीति का अंत। लोकार्नो समझौता का महत्व प्रतिपादित करते हुए फ्रेंच विदेश मंत्री ब्रिया ने घोषणा की यह जर्मनी के लिए शांति है, यह फ्रांस के लिए शांति है। इससे इतिहास के पृष्ठों को काला करने की भयंकर एवं रक्त रंजित संघर्षों की एक सुदीर्घ श्रृंखला का अंत होगा। राइफलों, मशीन गनों और तोपखानों का जमाना नहीं रहा। यह समझौता मध्य और शांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ईएसकार के शब्दों में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोकार्नो संधि में यूरोप के शांतिकरण में योगदान दिया गया है। लैंगसंग ने इस संधि के बारे में कहा है कि इस संधि का वे विश्व इतिहास में एक नए युग का मार्गदर्शक बताया। इस समझौते का वे विश्व इतिहास में एक नए युग का मार्गदर्शक बताया। तो हमने आज लोकार्नो संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।